हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीए प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर का आपका जो जीई हिंदी सब्जेक्ट है उसका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो आज हम पढ़ेंगे मलबे का मालिक कहानी का प्रतिपाद्य। ठीक है, तो आपका जो जीई हिंदी का एग्ज़ाम होगा उसमें क्या होता है, आपने सिलेबस तो देख ही लिया होगा। उसमें आपकी दो कहानियाँ दी हुई है, नमक का दरोगा तथा मलबे का मालिक। तो नमक का दरोगा कहानी का तो हमने कर लिया था, अब हम करेंगे मलबे का मालिक कहानी का प्रतिपाद्य। ठीक है, कि ये किसने लिखी एंड इसमें मेनली क्या क्या बताया हुआ है, क्या क्या इस कहानी में दिया गया है, वो सब कुछ हम इन शॉर्ट करेंगे। तो आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन इस तरीके का ज़रूर आता है कि इस कहानी का प्रतिपाद्य लिखिए। ठीक है, जिसमें आपको इन शॉर्ट सारा बताना होता है कि उस कहानी में क्या गिवन है। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो की अपडेट आपको टाइमली मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। मलबे का मालिक कहानी जो है ये हिंदी के प्रख्यात लेखकों में से एक नाटककार तथा कथाकार मोहन राकेश ने लिखी है। ठीक है, मोहन राकेश एक नाटककार भी है, यानी कि उन्होंने बहुत सारे नाटक भी लिखे हैं तथा वो एक कथाकार भी हैं। ठीक है, उनका आधे अधूरे नाम से लिखा गया नाटक भारत के नाट्य क्षेत्र में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बेहद लोकप्रिय हुआ है। तो जब आप ये कहानी का प्रतिपाद्य बताएंगे तो आपको लेखक के बारे में भी कुछ ना कुछ लिखना होगा। तो लेखक के बारे में आप ये लिख सकते हैं कि लेखक जो है मोहन राकेश है, एक नाटककार है, कहानीकार है। ठीक है, एंड उन्होंने और भी रचनाएं लिखी हैं, जैसे आधे अधूरे इस नाम की उन्होंने एक नाट्य रचना लिखी है जिसका नाट्य क्षेत्र में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काफ़ी ज़्यादा वो फेमस हुई है, प्रचलित हुई है। ठीक है, इसके अलावा मलबे का मालिक कहानी भी उन्होंने ही लिखी एंड ये काफ़ी फेमस कहानी है, काफ़ी लोकप्रिय है, लोगों को काफ़ी पसंद आई है ये कहानी। ये कहानी 1956 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, मतलब कि पब्लिश हुई थी। जब भी आप किसी भी कहानी का प्रतिपाद्य लिखते हैं तो आपको ये जो बताना होता है कि वो जो कहानी है वो कब पब्लिश हुई थी, कब प्रकाशित हुई थी। तो मलबे का मालिक जो कहानी है ये प्रकाशित हुई थी 1956 में, यानी कि 1956 में। ठीक है, जो नए बादल कहानी संग्रह में संकलित है एंड इसको कौन से कहानी संग्रह में संकलित किया गया है, नए बादल में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए ये जो कहानी है ये भारत विभाजन तथा सांप्रदायिकता के कारण हुई विनाश लीला पर आधारित है। आपको पता ही है 1947 में हमें आज़ादी मिल गई थी एंड उस टाइम पर भारत का विभाजन यानी कि डिवीज़न हो गया। तो वो जो डिवीज़न हुआ था वो मात्र एक डिवीज़न या विभाजन नहीं था, उसमें बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से बोल सकते हैं काफ़ी लोगों की ज़िंदगी डिस्ट्रॉय हो गई थी एंड लोग जो थे उन्होंने काफ़ी सफ़र किया था उस टाइम पर। ठीक है, दे सफर्ड अ लॉट। आपने पॉलिटिकल साइंस में भी ये ज़रूर पढ़ा होगा। तो ये जो कहानी है वो उसी से रिलेटेड एक घटना पर आधारित है, मतलब कि ये कहानी आज़ादी के समय पर ही जो भी विनाश हुआ था आज़ादी के समय पर उसको ध्यान में रखकर लिखी गई है, ताकि जो भी इस कहानी को पढ़े उसको वो दर्द महसूस हो सके जो उस टाइम पर लोगों ने फेस किया था। ठीक है, कहानी में वृद्ध मुसलमान गनी मियाँ की आत्मपीड़ा की अभिव्यक्ति हुई है। इस कहानी में जो मेन करेक्टर है वो है गनी मियाँ। ठीक है, जो कि एक मुस्लिम थे एंड वृद्ध थे काफ़ी। ठीक है, जब भारत स्वतंत्र हुआ तब अब्दुल गनी का परिवार अमृतसर के बांसा बाजार में रहता था। अब यहाँ पर जो मेन करेक्टर हैं गनी, उनका पूरा नाम है अब्दुल गनी, जो कि अमृतसर के बांसा बाजार में रहते थे अपने पूरे परिवार के साथ। ठीक है, वह परिवार अमृतसर के बांसा बाजार में रहता था। वह देश के विभाजन से कुछ माह पूर्व लाहौर चला गया था। अब अब्दुल गनी जो है, जब उनको पता चला कि देश का विभाजन होने वाला है तो वो उन्होंने अपने फैमिली को कहा कि भारत छोड़कर उनको लाहौर चले जाना चाहिए, मतलब कि पाकिस्तान में चले जाना चाहिए। बट उनकी जो फैमिली थी उन्होंने मना कर दिया जाने से। तो जो अब्दुल गनी थे वो अकेले ही चले गए लाहौर। ठीक है, क्योंकि उनका जो बेटा था चिराग दीन तथा पुत्र वधू जुबैदा तथा उनकी दो लड़कियां थी किश्वर
एंड सुल्ताना, उन्होंने मना कर दिया था जाने से। ठीक है, क्यों मना कर दिया था? क्योंकि अमृतसर के बांसा बाज़ार में वो जिस घर में रहते थे वो उन्होंने नया बनवाया था, एंड जो नया घर बनवाया जाता है उसका काफ़ी अट्रैक्शन हो जाता है, काफ़ी अफेक्शन हो जाता है उससे कि नया घर बनाए। लेकिन अब्दुल गनी जो थे उनको पता था कि यहाँ पर रहना उनके लिए सेफ़ नहीं हो सकता है कि आगे समस्या हो, बट फिर भी उनकी फैमिली ने मना कर दिया जाने से। ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपने नए मकान का मोह था जो उन्होंने बड़े चाव से बनाया था। तो इसीलिए वो अकेले चले गए। ठीक है, इसके अलावा जो अब्दुल गनी थे उनके एक पड़ोसी थे रखा पहलवान, ये भी एक करैक्टर है इस कहानी का। ठीक है, एंड वो जो रखा पहलवान था उससे उनके अच्छे रिलेशन थे जो अब्दुल गनी थे उनके। तो उनको विश्वास था कि जो रखा पहलवान है वो उनकी फैमिली की रक्षा करेगा, सेफ्टी करेगा। ठीक है, तो इसीलिए अब्दुल गनी ने अपने परिवार को रखा पहलवान के सबऑर्डिनेशन में छोड़कर खुद अकेले जाने का फैसला किया। ठीक है, किंतु विभाजन के साथ ही ऐसी विषैली हवा चली कि मानव का दुश्मन बन गया। अच्छा, ये जो हम आपको प्रतिपाद्य दिखा गए हैं इस कहानी का, ये आप लिखते रहिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एग्ज़ाम में आप ऐसे लिख लीजिएगा ताकि आपको फुल मार्क्स मिल जाए। ठीक है, अब जो रखा पहलवान था उसने मकान के लालच में चिराग कौन था? अब्दुल गनी के बेटे थे, उसकी पत्नी तथा उसकी बेटियों की हत्या कर दी। लोगों ने घर का सामान लूट लिया, मतलब कि घर में जितना भी सामान था वो सारा लोग जो थे वहाँ पर उन्होंने ले लिया। अब अब्दुल गनी को ये सब नहीं पता था क्योंकि वो लाहौर चले गए थे, एंड क्योंकि उनको रखा पहलवान पर काफ़ी ज़्यादा भरोसा था तो उनको ये लग रहा था कि उनका परिवार रखा पहलवान के बोल सकते हैं एक तरीके से सेफ्टी में सुरक्षित रहेगा, रखा पहलवान के अंडर वो सुरक्षित रहेगा, ये समझ गए थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रखा पहलवान जो थे उन्होंने ही उनके परिवार को क्या कर दिया? मार दिया। ठीक है, एंड फिर किसी ने उनके घर में आग लगा दी। ठीक है, अब केवल वहाँ पर मकान का मलबा ही शेष रह गया था। रखा पहलवान उस मलबे का मालिक बन बैठा। 7.5 साल बाद हॉकी का मैच देखने के लिए लाहौर से अनेक मुसलमान अमृतसर आए। अब क्या हुआ? 7.5 साल बाद अमृतसर में हॉकी का मैच हुआ जिसे देखने के लिए लाहौर से बहुत सारे मुसलमान भारत में आए। तो वो जो मैच हुआ था वो 7.5 साल बाद हुआ, यानी कि 7.5 साल तक जो अब्दुल गनी थे वो लाहौर में ही रहे, एंड उनको अपने परिवार की कोई भी खोज खबर उस टाइम पर नहीं थी। उनको लग रहा था कि उनका परिवार सुरक्षित होगा, लेकिन उनके मन में मिलने की इच्छा थी अपने परिवार से। तो 7.5 साल बाद वो भी हॉकी का मैच देखने के बहाने लाहौर से अमृतसर आए। ठीक है, उनमें चिराग दिन का पिता अब्दुल गनी भी आया था। हॉकी मैच के बहाने वह अपने घर को देखने आया था, घर को एंड अपने परिवार को, फैमिली को। अब जब वो वहाँ पर देखने आया तो मनोरी नाम का एक युवक गनी मियाँ को पहचान लेता। अब मनोरी जो है वो भी अब्दुल गनी का पड़ोसी था। ठीक है, उसे मलबे में बदल चुके उसके मकान को दिखाता। अब जब अब्दुल गनी मनोरी से मिलता है तो मनोरी उसे पहचान लेता है, एंड मनोरी उसको बताता है उसकी फैमिली के बारे में, एंड उसको उसका मकान दिखाने के लिए लेके जाता है। अब जो अब्दुल गनी है वो मनोरी के साथ अपना घर देखने जाता है तो वो देख के चौंक जाता है कि उसका जो घर है वो मलबे में बदल चुका था। मोहल्ले का कोई आदमी उसे नहीं बताता कि उसके बेटे और उसके परिवार को मकान हड़पने के लिए रखे पहलवान ने मार दिया था। अब सबको रखा पहलवान से डर लगता था तो इसलिए कोई भी अब्दुल गनी को नहीं बताता कि उसकी जो फैमिली है उसको और किसी ने नहीं बल्कि रखा पहलवान ने मारा है, वो भी सिर्फ मकान हड़पने के लिए। तो जब वह देखता है, वह अपने पुत्र तथा परिवार के कातिल को अपना मित्र समझकर दुआएं देकर वापस चला जाता है। अब इसमें लास्ट में ये बताया है कि जो अब्दुल गनी है वो जब देखता है कि उसके परिवार को मार दिया उस टाइम पर एंड उसका घर जला दिया, मलबे में बदल गया है, तो उसको काफ़ी दुख होता है। वो बैठकर रोने लग जाता है, लेकिन उसको कोई भी नहीं बताता कि उसके परिवार को किसी और ने नहीं बल्कि सिर्फ रखा पहलवान ने ही मारा है। ठीक है, एंड वो फिर रखा पहलवान से मिलने जाता है क्योंकि उसको पता नहीं होता कि इन सब के पीछे रखा पहलवान जिम्मेदार है। तो वो
रखा पहलवान से एक दोस्त की तरह ही मिलता है एंड उसको दुआएं देकर चला जाता है वापस लाहौर में। तो इस कहानी से ये पता चलता है कि जो रखा पहलवान है वो दोषी था, लेकिन फिर भी अब्दुल गनी ने उस पर इतना ज़्यादा विश्वास कर लिया। एंड इससे ये सीख मिलती है कि हमें किसी पर भी ज़्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। ठीक है, आज के समय में लोग जो है वो विश्वास के लायक नहीं होते, बहुत कम लोग होते हैं जो विश्वास के काबिल होते हैं। ठीक है, तो मुझको उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी, यूज़फुल लगी। ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।